हमारे देश में हर साल करीबन 2.5 करोड़ कैंडिडेट्स 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम देते हैं। इन अलग अलग एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए हमारे देश में अलग अलग एग्जाम कंडक्टिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और भी बहुत सारे। अगर देखा जाए तो हमारे देश में करीबन 20 एग्जाम कंडक्टिंग बोर्ड्स हैं। तो इतने सारे कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराना इन इंस्टीट्यूशंस के लिए काफी हेक्टिक प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है। वहीं कैंडिडेट्स के लिए भी काफी प्रॉब्लम्स हैं। जनरली कैंडिडेट्स एक से ज्यादा एग्जाम्स के लिए अपीयर होते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कैंडिडेट एसएससी के लिए अपीयर हो रहा है तो वो रेलवे के लिए भी अपीयर हो जाता है कि यार एटलीस्ट एक एग्जाम तो क्लियर हो। लेकिन ऐसी सिचुएशन में दिक्कत ये आती है कि उसको दोनों एग्जाम्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो अलग अलग फीस भी देनी पड़ेगी दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए, और रजिस्ट्रेशन के बाद दोनों के लिए ही अलग अलग एग्जाम्स देने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद बारी आती है एग्जाम सेंटर की। अगर एग्जाम सेंटर आपके घर के पास अवेलेबल नहीं है तो आपको बहुत दूर जाकर एग्जाम्स को देना पड़ता है। और हाँ, एक और दिक्कत, अगर आप एक से ज्यादा एग्जाम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं तो एग्जाम्स की डेट क्लैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि सेम डेट को ही एक से ज्यादा एग्जाम्स हो जाते हैं। तो काफी टाइम से ये मांग उठ रही थी कि इन सभी दिक्कतों के लिए गवर्नमेंट को कोई सॉल्यूशन लेके आना चाहिए। तो भाई गवर्नमेंट का कहना है कि हम सॉल्यूशन लेके आ गए हैं, और इस सॉल्यूशन का नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एक नई एजेंसी या फिर आप कहें इंस्टीट्यूट बनाया गया है इन दिक्कतों को रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, आपको स्क्रीन पर ये जो मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं इनका नाम क्या है और ये किस मिनिस्ट्री को होल्ड करते हैं, आपको कॉमेंट्स में लिखना है। देखते हैं आपकी जनरल अवेयरनेस कैसी चल रही है। और जब नाम की बात आई है तो मैं भी अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है संदीप भट्ट। मैंने इस वीडियो में फेस दिखाना कुछ खास समझा नहीं। जब नॉलेज ऐसे ही डिलीवर हो जा रही है तो क्या अपना चेहरा दिखा के करना, कोई हीरो तोड़ना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ज्ञान नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे NRA। इसके बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि हमारे देश में जॉब स्ट्रक्चर क्या है और इन जॉब्स के लिए एग्जाम का क्या प्रोसेस है। हमारी कंट्री में गवर्नमेंट जॉब्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। आपको स्क्रीन में ग्रुप डी नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इस टॉपिक में ग्रुप डी का यूज नहीं था, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। ग्रुप ए में आते हैं गैजेटेड ऑफिशियल्स। गैजेटेड का मतलब है ऐसे ऑफिशियल्स जिनके पास खुद की स्टैंप होती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसेस में जब आप जाते हैं तो उनके पास अपनी खुद की स्टैंप होती है और सिग्नेचर करने की पावर होती है। तो ऐसे लोगों को गैजेटेड ऑफिशियल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो IAS, IPS, IRS ये सब हैं। ग्रुप बी में गैजेटेड और नॉन गैजेटेड दोनों टाइप के ऑफिशियल्स आते हैं। वहीं ग्रुप सी में नॉन गैजेटेड ऑफिशियल्स आते हैं। ग्रुप ए की जॉब्स के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी होती है यूपीएससी के पास। ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम्स कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है बाकी के इंस्टीट्यूशंस के पास, जैसे कि एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, IBPS और भी बहुत सारे। और आपको यहां पर इस बात का ध्यान देना है, जब हम NRA की बात कर रहे हैं यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात कर रहे हैं, तो NRA ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन गैजेटेड ऑफिशियल्स को हैंडल करेगा। मैं एक बार अपने आप को फिर से रिपीट कर दूं, NRA ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन गैजेटेड ऑफिशियल्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करेगा। अब एग्जाम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो इन जॉब्स के लिए जनरली 3 राउंड्स होते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स, जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा वो फिर मेंस एग्जाम देगा। जिसका मेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा वो फिर आखिरी राउंड इंटरव्यू देगा। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए यही प्रोसेस होता है। ग्रुप सी की कुछ पोस्ट के लिए ऐसा भी होता है कि पहले राउंड के बाद यानी कि प्रीलिम्स के बाद सीधा आपको इंटरव्यू या फिर फिजिकल टेस्ट या फिर मेडिकल के लिए डायरेक्टली भी बुलाया जाता है। लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए प्रोसेस यही है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और आपको यहां पर यह जानना है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए जो पहला राउंड है यानी कि जो प्रीलिम्स है वो एग्जाम कराया जाएगा NRA के द्वारा यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं पहला राउंड। सिर्फ प्रीलिम्स या जिसको हम पहला राउंड, फर्स्ट राउंड बोलते हैं, वो NRA के द्वारा कराया जाएगा। बाकी के जो राउंड्स हैं, मेंस या इंटरव्यू या कोई और भी राउंड हो, वो जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा ही कराया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एसएससी का एग्जांपल ले लेते हैं। एसएससी का प्रीलिम्स NRA के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा और बाकी के जो राउंड्स हैं, मेंस और इंटरव्यू, वो एसएससी खुद कंडक्ट करवाएगी। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी जॉब पोस्ट के लिए प्रीलिम्स यानी कि फर्स्ट राउंड जो है वो सेम होगा।
मतलब NRA जो एग्जाम लेने वाली है प्रीलिम्स का, वो चाहे SSC के लिए हो, चाहे वो IBPS के लिए हो, चाहे वो रेलवे के लिए हो या फिर किसी और जॉब पोस्ट के लिए हो, वो सभी के लिए पहला राउंड सेम होगा, यानी कि सेम क्वेश्चंस आएंगे उसमें। बस फर्क होगा कट ऑफ्स का। जब आपका रिजल्ट आएगा, मान लीजिए आपका एग्जाम था 100 मार्क्स का, हो सकता है उसमें SSC की कट ऑफ गई हो 60 मार्क्स, रेलवे की गई हो 70 मार्क्स या बैंक की गई हो 80 मार्क्स, तो कट ऑफ्स अलग अलग होंगी और आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट जॉब्स के नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी एक टेस्ट कराएगी जिस टेस्ट का नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET। ये ग्रुप A और ग्रुप B के नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए टेस्ट होगा और नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी का एम ये है कि सारी रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशंस को साथ में लाकर एक कॉमन प्रिलिमिनरी टेस्ट करवाया जाए। नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी CET को साल में 2 बार करवाएगी। कैंडिडेट जिस जिस जॉब पोस्ट की कट ऑफ को क्लियर कर रहा होगा वो उन जॉब पोस्ट के नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकता है और ये स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा, यानी हर साल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये एक बार कट ऑफ क्लियर हो गया है तो वो स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा। अगर अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो अटेम्प्ट्स पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब तक आपकी एज लिमिट अलाउ करती है तब तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं और वहीं SC, ST और OBCs के लिए एज में कुछ रिलैक्सेशन होगा। हमारी कंट्री में एग्जाम भी 3 लेवल पर होते हैं, ग्रेजुएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और हाई स्कूल लेवल। तो CET भी 3 लेवल पर कंडक्ट कराया जाएगा, एक ग्रेजुएट्स के लिए, एक इंटरमीडिएट पास किए हुए लोगों के लिए और एक 10th लेवल के लोगों के लिए। ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि CET 12 इंडियन लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा। पहले जो सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम्स होते थे वो मेनली हिंदी और इंग्लिश में ही होते थे, लेकिन अब 12 लैंग्वेजेस अलाउ कर दी गई हैं। CET एग्जाम पूरे देश के 1000 सेंटर्स में कराया जाएगा और ये बात भी कही गई है कि हमारे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में CET के लिए एग्जामिनेशन सेंटर होना चाहिए। कुछ और बातें कर लेते हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आते हैं। पहला क्वेश्चन कि ये कब से एप्लीकेबल होगा, तो ये एप्लीकेबल होगा ईयर 2021 से। अभी तक सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया है, टाइम के साथ साथ इसका सिलेबस हमें पता चलेगा। क्वेश्चंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाएंगे, जो अलग अलग सेंटर्स होंगे वहां पर। फिलहाल के लिए ये स्कीम सिर्फ सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स पर एप्लीकेबल होगी, स्टेट लेवल के एग्जाम्स पर एप्लीकेबल नहीं होगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो चाहेंगे कि स्टेट लेवल पर भी ये चीज अप्लाई की जाए, लेकिन ये देखने की बात होगी कि स्टेट्स इससे कितना कंफर्टेबल हैं। और हाँ, एक और बात, फिलहाल के लिए ये पॉलिसी सिर्फ 3 एजेंसीज पर ही एप्लीकेबल की जा रही है और वो 3 एजेंसीज हैं SSC, RRB और IBPS। तो अभी देखा जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है इन तीनों पर और उसी के अकॉर्डिंगली आगे बाकी के रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशंस पर भी ये एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कैंडिडेट्स को इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। पहली बात, अब आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना है तो आपकी फीस भी सिर्फ एक बार जाएगी, यानी कि पैसे की बचत होगी। और उसके बाद आपको सिर्फ एक ही प्रिलिमिनरी एग्जाम देना है और उसी एग्जाम का रिजल्ट आपको डिफरेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल बना देगा। दूसरा बेनिफिट कि हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर होगा। ये चीज स्पेशली बेनिफिट करेगी रूरल एरियाज में। गांव वाले जो इलाके हैं वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होते थे तो उनको बहुत दूर जाकर एग्जाम्स देने पड़ते थे, तो एक तरीके का भेदभाव पैदा होता था शहरों और गांव के इलाकों में। और साथ ही ये एनकरेज करेगा वुमेन्स को भी, महिलाओं को भी। अगर खुद के ही एरिया में उनको अगर एग्जाम देने की सुविधा मिल रही है तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं एग्जाम्स में अपीयर होंगी। तीसरा बेनिफिट ये है कि पास्ट में ऐसा बहुत बार हुआ है कि अलग अलग एग्जाम्स की डेट क्लैश कर जाती थी, यानी कि एक ही दिन में 2 अलग अलग एग्जाम्स की डेट होती थी। तो ऐसे में कैंडिडेट्स के लिए वो धर्म संकट वाली सिचुएशन आ जाती थी कि भाई कौन सा एग्जाम दें। लेकिन अब ये इश्यू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब ये अलग अलग रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन एक सिंगल एजेंसी NRE के अंडर आ जाएंगे। कैंडिडेट्स के साथ साथ जो रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट यह है कि अब उनको प्रिलिमिनरी टेस्ट की कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी और उससे ये होगा कि आप अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से नेक्स्ट राउंड का जो एग्जाम है उस पर यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि एक अलग से एजेंसी बना दी गई है आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम कराने के लिए, तो उससे एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि पहले अलग अलग एजेंसीज थी तो सब अलग अलग तरीके के टेस्ट कराते थे और जो स्टैंडर्ड्स होते थे वो डिफर करते थे। किसी का एग्जाम थोड़ा टफ होगा, किसी का बहुत आसान होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
तीसरा बेनिफिट जो गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि गवर्नमेंट हर साल इस पॉलिसी की वजह से 600 करोड़ रुपए की बचत कर पाएगी। और आखिरी बेनिफिट कि जो रिक्रूटमेंट साइकिल जो बहुत बड़ी साइकिल हुआ करती थी वो रिड्यूस हो जाएगी और आई थिंक चीजें और भी एफिशिएंट मैनर में हो पाएंगी। शायद रिजल्ट्स जल्दी डिक्लेयर होंगे, बट ये देखने की बात होगी। अब देख लेते हैं कंक्लूजन। तो मेरे हिसाब से ये पॉलिसी ऑन पेपर तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से ग्राउंड में ये चीज इंप्लीमेंट हो पाएगी। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे टीचिंग में एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं सीटेट। वो टीचिंग में जाने के लिए आपका पहला राउंड है, उसको सभी को क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आप अपनी अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी स्कीम कुछ सिमिलर सी ही है, लेकिन वहां पर दिक्कत ये है कि टीचर्स उस एग्जाम को तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन वैकेंसीज बहुत सालों बाद आती हैं। तो ऐसा ना हो, इस चीज का हमें ध्यान रखना। एनआरए इस एग्जाम को साल में 2 बार कराएगी, तो पहला राउंड तो आपने करा दिया, लेकिन अगर जॉब पोस्ट ही नहीं आई है, जॉब पोस्ट मान लीजिए 2 साल बाद 3 साल बाद आ रही है, तो इतने सारे कैंडिडेट्स उस 2-3 साल के अंतराल में फर्स्ट राउंड क्लियर कर देंगे। और जब एक बार वैकेंसी आएगी 2-3 साल के बाद, तो एक बहुत बड़ा क्राउड एक साथ मेंस एग्जाम देने जाएगा। तो हमें इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि रेगुलर इंटरवल्स में गवर्नमेंट नई नई पोस्ट निकालता रहे। और मुझे लगता है कि इस पॉलिसी के बाद जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उनको और अच्छी तरह से टाइम मिल पाएगा कि वो अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज कर सकें। तो उनको रिजल्ट्स को टाइम पर डिक्लेयर करना चाहिए। हमने देखा होगा कि रिजल्ट्स आने में बहुत टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं, जिससे कैंडिडेट बहुत निराश हो जाते हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 साल के अंदर हम रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर पाएं। और अगर ये पॉलिसी ग्राउंड लेवल पर अच्छे तरीके से काम करती है तो मेरे ख्याल से स्टेट्स को भी इस चीज को इंप्लीमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी इस चीज को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो कैंडिडेट्स मिलेंगे वो ऑलरेडी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर चुके हैं और उनके पास सर्टिफिकेट है कि उन्होंने पहला राउंड क्लियर कर लिया है। तो आप उस सर्टिफिकेट को यूज करके कैंडिडेट्स को नेक्स्ट राउंड के लिए बुला सकते हैं। और गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि वो अगर प्राइवेट सेक्टर भी इस चीज को यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और जो भी लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो बनती है। स्पेशली कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी। एनआरए एक ऑटोनोमस सोसाइटी है जिसको द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के तहत बनाया गया है। एनआरए को हेड किया जाएगा चेयरमैन के द्वारा, और ये जो चेयरमैन होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी लेवल का एक ऑफिशियल होगा। इस एजेंसी में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। और गवर्नमेंट ने टोटल 1517.57 करोड़ एनआरए के लिए सैंक्शन किए हैं, जो कि अगले 3 साल में इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका भी आंसर जरूर दें कमेंट्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट में जरूर बताएं कि भाई वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा। साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए, लेट्स क्रिएट अ क्लीन एंड यूनाइटेड नेशन। जय हिंद, जय भारत।